कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में जारी इंतखाबी अमल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान हुए रिकॉर्ड पोलिंग और आर्टिकल 370 पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम आइन पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को सियासी परिवारों का एजेंडा था। पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए। और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है। कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका यह उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 यूनियन ऑफ इंडिया और आईन साज असेंबली जम्मू कश्मीर के दरमियान 1949 में बनाया गया था, लिहाजा इसके जरिए चंद खानदानों के फायदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोगों का बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलना 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा जाहिर करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है 4-5 फैमिलीज का एजेंडा था, ना ही ये कश्मीर के लोगों का एजेंडा था, ना ही मुल्क के लोगों का। और ये कहा जा रहा था कि ये आर्टिकल 370 जो है इन्हीं फैमिलीज की बेनिफिट के लिए बनाया गया था। और ये भी कहा गया था जब ये हटेगा तो यहाँ पे जो है वो एक मैसिव फायर होगा। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि अब जब ये हट गया है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो रहा है, लोग इलेक्शनों में अच्छी तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और टूरिज्म बूस्ट हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं?
देखिए, हमें बेसिकली पहले समझना होगा ये आर्टिकल 370 जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में बातचीत का नतीजा है 1949 से। तो इसमें फैमिली का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और यूनियन ऑफ इंडिया उस वक्त। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब 370 का बताते हैं, उन्होंने इस 370 को, बल्कि मैं कहूंगा पूरी भाजपा ने इस 370 को इस तरह हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इस तरह बेचा है कि उनको इलेक्टोरल बेनिफिट मिले। उन्होंने इसको इस तरह बेचा है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर किसी और मुल्क का हिस्सा था अगस्त 5, 2019 से पहले, और इसको एब्रोगेट करके उन्होंने एनेक्स किया है जम्मू कश्मीर को और इंडिया के साथ मिलाया है। ये पोर्ट्रे करने के बाद उनका वोट शेयर सारे मुल्क में बढ़ गया है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के लोग इसको उनकी एक विक्ट्री समझते हैं। लेकिन ये सारा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। आज फिर देखिए, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है जब उन्होंने ये कहा कि वोटर टर्नआउट जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन। ये बात सही है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन, बट इट इज अ रिजेंटमेंट from the people of Jammu and Kashmir against the abrogation of Article 370। लेकिन इस चीज को वो क्या पोर्ट्रे करते हैं? पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में यही एक सबसे बड़ा वाक़ा हुआ है अगस्त 5, 2019। इन 35 सालों में आपने देखा कि वोटर परसेंटेज कितनी कम हुई थी। तो आज अचानक वोटर परसेंटेज क्यों बढ़ी? इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट जो अगस्त 5, 2019 को हुआ, और इसी की रिजेंटमेंट के लिए लोग बाहर निकले। दिस इज अ वोट अगेंस्ट बीजेपी, दिस इज अ वोट अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ बीजेपी विच द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल नॉट अंडरस्टैंड। मगर हकीकत यही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने पलटवार किया। न्यूज 18 से बात करते हुए शेख बशीर अहमद ने कहा कि दफा 370 तीनों खित्तों के अवाम के मफाद के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। सर, सीधा सवाल है आपका कि अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी जैसी पार्टी जिसके साथ आपने अभी तक इसमें अलायंस नहीं हो पाया, क्या इन विधानसभा पोल्स में हो सकता है कि उनके साथ अलायंस हो? देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की तरफ, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के चुनाव कराए जाएं, लोगों को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। जिस तरह आपने कहा कि अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा। उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिज़ल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कैजुअलिटी रही है, क्या नाम है, 6-7 साल से। 2018 में असेंबली डिज़ाल्व हुई। आज बीजेपी वाले बड़े ढोल बजा रहे हैं कि हाँ जी इलेक्शन कराना है, कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। ये 6 साल क्यों नहीं कराए? इसका जवाब क्या है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से कांग्रेस असेंबली इंतखाबात और रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर रही है। ECI की तरफ से भी एक इशारा मिला और माननीय होम मिनिस्टर की तरफ से भी एक इशारा मिला कि बहुत ही जल्द यहाँ पे असेंबली चुनाव होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 6 साल से यहाँ असेंबली नहीं है, सरकार चुनी हुई नहीं है जम्मू कश्मीर में। हम तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बेइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव करवाइए, हम मानते हैं कि अब कोई वजह नहीं है कि आप डिले करो। पहले भी कोई वजह जायज़ नहीं थी, क्योंकि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। लोग बड़ी भारी एक्सीलियत में वोट देते, पहले भी देते आए। यहाँ 80% भी लोग 2018 से पहले लोग वोट देते थे, पंचायतों में देते थे। आतंकवाद, अलगाववाद एक अलग फेज है, वो अलग एक साजिश है, उसका मुकाबला भी लोग करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों ने बहुत बार ये साबित किया कि वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में विश्वास करते हैं और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। इसलिए इतनी देर करना मुनासिब नहीं था। अब देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करेंगे कि जब चुनाव होने चाहिए और जहाँ चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। एक चीज़ और, एक सवाल और,
कांग्रेस क्या चाहती है, स्टेटहुड पहले या इलेक्शन पहले? बिल्कुल, हमने कहा है स्टेटहुड छीनने का कोई अधिकार नहीं था, गलत छीना गया। जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैश स्टेट वापस दी जानी चाहिए और चुनाव बिल्कुल समय पे होने चाहिए। असेंबली चुनाव होंगे, उसके बाद जो काफी आपका अलायंस रहा एनसी के साथ, क्या चुनाव में जो असेंबली चुनाव है उस वक्त भी अलायंस रहेगा? देखिए, पार्लियामेंट चुनाव में अलायंस इंडिया गठबंधन है। अब असेंबली चुनाव के लिए हाईकमान पार्टी की लीडरशिप तय करेंगी। हम तो चाहेंगे कि सेकुलर पार्टीज और वो पार्टी जो जम्मू कश्मीर में विश्वास करती हैं वो तालमेल रखें ताकि एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर को नुमाइंदगी सरकार मिले। अनंतनाग के मलसूसीर इलाके में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। गिरफ्तार अफराद में वसीम अहमद शाह साकिना नंबल मटन और अदनान अहमद बेग साकिना एसके कॉलोनी अनंतनाग शामिल हैं। उनके कब्जे से एक पिस्तौल, मैगजीन, 8 राउंड ग्रेनेड और AK के 120 राउंड मिले हैं और इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू है। बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 टेरर हैंडलर्स की जायदादों को कुर्क किया है और अदालत के अटैचमेंट ऑर्डर के बाद पुलिस ने टेरर हैंडलर्स की लाखों रुपए मालियत की जायदाद कुर्क की है। CRPC के सेक्शन 83 के तहत ये कार्रवाई की गई। जलालुद्दीन वल्द राज मोहम्मद साकिना जंबूर पटन और मोहम्मद साकी वल्द मस्ताना भट्टी साकिन कमाल कोट ऊड़ी की जायदादें कुर्क की गई हैं। सांबा के वीरपुर के खुड़ा मदाना में हुए पुरस्कार धमाके की वीडियो सामने आई है और इस पुरस्कार धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस इस मामले के जुटी हुई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी 370 कुछ सियासी दलों का एजेंडा, मैंने झूठ की दीवार गिराई, रिकॉर्ड मतदान लोगों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक। समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती, प्रधानमंत्री मोदी, JP नड्डा, जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए दी श्रद्धांजलि। बालटाल के रास्ते श्री अमरनाथ यात्रा होगी सुविधाजनक, गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर ने किया बालटाल का दौरा, बैठक में समस्याओं के निवारण पर चर्चा। SOG अनंतनाग ने पहलगाम आतंकी हमले की गुत्थी सुलझाने का किया दावा, CRPF की मदद से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान पिस्तौल, मैगजीन, ग्रेनेड, गोलियां बरामद। सांबा के खड़ा मदाना में रहस्यमयी विस्फोट, 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी, घायलों का GMC में इलाज जारी। दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो की फ्लाइट में कराया गया इमरजेंसी इवैक्यूएशन, प्लेन में बम होने की मिली थी सूचना, आइसोलेटेड जगह पर ले जाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान स्थित 2 आतंकी आकाओं की संपत्ति की जब्त, अदालत की कुर्की के आदेश के बाद पुलिस ने राज मोहम्मद निवासी जबरूद पतन और मोहम्मद साकी की लाखों रुपए की संपत्ति की जब्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस बात के कवी इम्कानात है कि जम्मू कश्मीर में काफी ताखीर से होने वाले असेंबली इंतखाबात अब इस साल 30 सितंबर तक हो जाएंगे। तमाम सियासी जमातें अब हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर काम कर रही है। BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकडोर बातचीत करने और इंतखाबात लड़ने और अपने मुतल्लिका शिराकतदारों की मदद से इक़्तिदार में आने की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। माहिरीन का मानना है कि अगले असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्का पेशरफ्त देखने को मिलेगी। लोकसभा इंतखाबात ने साबित किया कि बीजेपी ने कश्मीर में अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। यकीनी तौर पर पार्टी अब असेंबली इंतखाबात में इन दोनों जमातों के साथ कुछ प्री पोल या पोस्ट अलायंस करेगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP से ताल्लुकात खत्म करते हुए कांग्रेस से हाथ मिलाया।
सियासी माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के महाज पर बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के पेशरफ्त होगी। इनका कहना है कि 4 जून को आने वाले नतायज जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। माहिरीन ने जम्मू कश्मीर और मरकजी सतह पर मुस्तकबिल में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को भी मुस्तरद नहीं किया है। बीजेपी हमेशा, देखिए पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी अच्छी स्ट्रांग एलाई रही है 2002 में, और ये अगर इलेक्शन जीती और वहाँ हंग पार्लियामेंट आती है तो मैं तो ये समझता हूँ एनसी कैन बी अलाई टू भारतीय जनता पार्टी इन द कमिंग रिजल्ट्स और कमिंग गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, क्लोजली देखें कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की एक लड़ाई होती है, और हर पार्टी के लिए, हर पॉलिटिशियन के लिए उसका सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रुझान किस तरफ कौन चला जाए ये कहना जो होता है प्रीमेच्योर। सुहेल काज़मी के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नए सियासी ग्रुप सामने आए हैं। इनका कहना है कि जमात इस्लामी जैसी कई दीगर तंजीमों ने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इनका कहना है कि अगर जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए तो इसका कैडर बीजेपी के साथ भी इत्तेहाद करके हैरान कर सकता है। जमात इस्लामी के जितने लोग भी इलेक्शन जीतेंगे वो पहले पीडीपी को का साथ देते रहे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देते हैं, लेकिन इस रजीम में अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं वो सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जो उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, जो इनसे जो पाबंदियां हैं वो हटा रहे हैं। और बाद में वो जब सरकार बनेगी तो हो सकता है वो जमात इस्लामी के 8-10 लोग जो जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, विच विल बी ए गुड साइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी। एनसी कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने भी आने वाले इंतखाबात में हम ख्याल ग्रुपों के साथ इत्तेहाद बनाने पर गौर व खौज शुरू कर दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का असेंबली इंतखाबात में प्री पोल या पोस्ट पोल इत्तेहाद होगा। अगरचे लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक से पीडीपी को शामिल न करना बीजेपी मुखालिफ ब्लॉक के लिए वाकई एक बड़ा धचका था। फिलहाल तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी हिकमत अमली का इंकशाफ ना करना ही बेहतर समझा और इसके बजाय इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाई है। अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। देखो, अलायंस की जहाँ तक बात है, प्री पोल भी हो सकता है, पोस्ट पोल भी हो सकता है। हमारे अलायंस पार्टनर है, वो हमारी मर्जी, हम क्या नहीं है। अभी तो अपनी पार्टी ने अपने जोर पे ये साबित किया 4-4.5 साल के अंदर कि वो एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक फैक्टर बन के उभरी है। पीडीपी के कैंडिडेट से काफ़ी टफ मुकाबला हुआ, वोट काफ़ी संख्या में पड़े, तो इसका जाहिर है कि अपनी पार्टी अपने आप एक वजूद में आई है। अलायंस की बात तो फिर इलेक्शन के दौरान होती है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अगरचे इंतखाबात में मकामी मसाइल गालिब रहेंगे, मगर कौमी मसाइल और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल यकीनी तौर पर लोकसभा इंतखाबात की तरह असेंबली इंतखाबात में हावी रहेंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। बारामूला के चकलू इलाके में आतिजदगी के वाक़े में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकसर हो गया है और ये वाक़या आज सुबह के औकात में पेश आया। आईनी शाहिदीन ने बताया कि गांव के लोग उस वक्त उस मकान की तरफ भागे जब उन्होंने मकान की दूसरी मंजिल में बड़े बड़े शोले निकलते देखे और फायर ब्रिगेड को भी तलब किया गया और गाँव के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन फायर सर्विस डिपार्टमेंट और मकामी लोगों की कोशिशों के बावजूद आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम कहा जा रहा है कि वाकया शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। अहले इलाका का इल्ज़ाम है कि फ़ोन करने के बावजूद फायर ब्रिगेड बर वक्त नहीं पहुंची, इसकी वजह से मकान को नुकसान पहुंचा और मुतासरीन ने नुकसानात का तखमीना लगाने के बाद मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया है। भी किसी जगह कोई वारदात हो रही है तो जब भी फायर सर्विस आते हैं या तो उनके पास पानी नहीं होता है या और कोई प्रॉब्लम होता है। नतीजा आपके सामने है। अगर टाइम पर इसको हो जाता तो इतना नुकसान नहीं हो जाता। ये तो इनकी भी थोड़ी लापरवाही। कॉल करी थी फायर सर्विस का? उसी टाइम कोई कॉल हो गई है
इस तरफ आग लगी कितने टाइम के बाद? तकरीबन आधे घंटे के बाद। यहाँ चकला में कोई फायर सर्विस इमरजेंसी व्हीकल यहाँ नहीं है, बारामूला का हमारा स्टेशन है, बारामूला में। बारामूला से आती है। तो आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि यहाँ पे आप फायर सर्विस बहुत बार बोला है कि गाँव बड़ा है, इसका इलाका भी बहुत है, हमारे मतलब किसी भी इलाके में इतना कोई भी इमरजेंसी फायर सर्विस नहीं है। हमें तकरीबन 7 किलोमीटर को आना पड़ता है बारामूला से। और आपने देखा कि जब भी आ गए तो आधा घंटा लग गया तकरीबन उसको स्टार्ट करने में, फिर यहाँ पहुँचने में फिर उनको स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके बाद आपको पूरा मकान खाकसर हो गया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये बहुत गरीब बंदा है, इसके छोटे छोटे 5-8 बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है, बेचारा ट्रैक्टर का मजदूरी करता है, उन बच्चों को पालता है। जमीन भी इसने जमीन बेच कर और लोन भी निकाला है इसने, तब जाके ये मकान बनाया था। बेचारा उसको बहुत कुछ मदद होनी चाहिए।